students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next topic and our topic is clause. So आज की इस क्लास में हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है? क्लॉज. ठीक है, क्लॉज तो आप लोगों ने अपने बुक में भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो सेंटेंसेस तो देखे ही होंगे, नेम तो सुना ही होगा कि क्लॉज एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, आप लोग सेंटेंस समझते हैं. सेंटेंस के ऊपर हमने ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्ड किए हुए हैं और आई थिंक आप लोगों ने सेंटेंस वाले क्लास पढ़े भी होंगे. ठीक है, तो सेंटेंस आप लोगों को पता है, क्लॉज आप लोगों ने सुना होगा और बचा हमारा फ्रेज. तो फ्रेज भी आप लोगों ने सुना ही होगा. बोलते हैं कि नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज. तो एक्चुअल में क्लॉज में भी होता है आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. तो ये सारे होते क्या हैं? हमने तो नाउन पढ़ लिया भाई, हमने एडवर्ब भी पढ़ लिया और एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, वो भी हमको समझ में आ गया. अब ये क्लॉज यहाँ पे कैसे आके जुड़ गया? तो ये सुनने में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है एक्चुअल में, हम कैसे पहचानेंगे? सब तो एक जैसे ही सेंटेंस लगते हैं हमको, उन सेंटेंस में हम एक्चुअल में पहचाने कैसे? सो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये बिल्कुल भी कठिन, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है. बहुत ही इजी है क्लॉज भी और बहुत ही इजी है टाइप्स ऑफ क्लॉज भी, और उससे भी ज़्यादा इजी है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में कौन सा क्लॉज है. ठीक है, तो हम इस क्लास में सिर्फ आज क्लॉज का इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द क्लॉज, क्लॉज होता क्या है, क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं. तब जाके हमको क्लियर होगा कि हाँ भाई यही वाला ही क्लॉज होता है. तो आज के इस क्लास में हम क्लॉज का इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट, वो हम समझने वाले हैं. सो लेट बिगिन अवर क्लास एंड रीड व्हाट इज़ अ क्लॉज. क्लॉज एक्चुअल में है क्या? सो clause is a group of word which have their own subject, the doer, and the verb, the action. ठीक है, इस लाइन को समझने से पहले आप लोगों को तो पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है. जब तक आप लोगों को ये तीनों चीज़ क्लियर नहीं होगा ना आप सेंटेंस समझ सकते हैं, ना ही आप क्लॉज समझ सकते हैं और ना ही आप फ्रेज समझ सकते हैं. प्रीवियस स्पोकन के क्लासेस में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चों ने देखा नहीं होगा. क्लॉज के क्लासेस देख रहे होंगे आप, तो हम इस क्लास में भी समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड वर्ब क्या होते हैं. ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ आपका क्लियर है, दैट मीन्स क्लॉज को लेकर के कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आने वाली है. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअल में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और क्या बच गया हमारा, वर्ब, ये तीनों चीज़ें किसी भी सेंटेंस में क्या होते हैं. सारा जो सेंटेंस होता है हमारा वो मोस्टली 2 पार्ट्स में, लेकिन वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. For example, she is cooking food. अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस कहा, she is cooking food, वह खाना बना रही है. क्लियर? ये मेरा एक सेंटेंस है कि वह खाना बना रही है, और मैंने क्या कहा आपको कि सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होता है. किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है, अब डूअर का मतलब क्या समझे हम, कोई भी कार्य करने वाला या फिर कोई भी कार्य करने वाली या फिर हम कहें कोई भी कार्य करने वाले. ठीक है, ये होता है आपका डूअर. इजी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस बात कर रहा होता है. जैसे कि शी इज़ कुकिंग फूड, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी के बारे में बात कर रहे हैं. शी मीन्स वो कोई लड़की है ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग शी के प्लेस में किसी गर्ल का ही नेम लिख लेते हैं, किसका नाम लिखें? हम लिख लेते हैं रिया. ओके, रिया इज़ कुकिंग फूड.
इस सेंटेंस में मैंने कहा कि रिया खाना बना रही है। ओके, सो मैं इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ रिया के बारे में। तो रिया क्या हो जाएगी इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट हो जाएगी। और रिया के बारे में क्या बोल रही हूँ मैं? कि वो खाना बना रही है। ठीक है, वो क्या बना रही है? खाना। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, आप ये याद रख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट, और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब बच गया हमारा वर्ब। तो वर्ब एक्चुअल में होता क्या है? वर्ब का भी हमने अलग से पर्टिकुलर क्लास बनाया हुआ है जिसमें हम वर्ब के टाइप्स, वर्ब के फॉर्म्स अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। ठीक है, द एक्शन विच वी हैव टू डन और विच वी हैव टू डू। जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वो होता है आपका वर्ब। इसलिए वर्ब का डेफिनेशन भी यही होता है ना कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। चाहे हम लिखने का काम करें, मैं भी आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ये भी आपका वर्ब है। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये भी आपका वर्ब है। हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जो भी काम हम लोग करते हैं सारा का सारा होता है आपका वर्ब। क्लियर? तो इस सेंटेंस में देखिए कौन सा काम हो रहा है? कुकिंग, खाना बनाने का काम हो रहा है। दैट मीन्स कुकिंग क्या है? आपका मेन वर्ब है। अब क्या बच गया यहाँ पे? इज़। तो अगर आप लोगों ने वर्ब की क्लासेस अटेंड किए होंगे, वर्ब का क्लास आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि इज़ को कौन सा वर्ब बोलते हैं हम। या तो इज़ को हम बोलेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब, या भी इसी को ही हम लोग और क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, is, am, are, was, were, will, shall, has, have, had, do, does, did, जो भी है सारा का सारा किस में आता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा और वर्ब भी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब हम समझेंगे क्लॉज को। Clause is a group of words which have their own subject, the doer and the verb. Clause एक्चुअल में होता क्या है? Clause होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं शब्दों का समूह। अब उस शब्दों के समूह में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो एक तो आपका सब्जेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। एंड एक वर्ब का होना इम्पोर्टेंट है। वर्ब भी मैंने आपको बताया, जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है सारा वर्ब होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ब हो। तो क्लॉज होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, शब्दों के समूह को हम क्लॉज कहते हैं। ओके, और उन शब्दों के समूह में मीन्स उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक आपका सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब जाके हम उस सेंटेंस को कहेंगे कि हाँ, ये वाला जो सेंटेंस है ये, या फिर ये वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये हमारा क्लॉज है। अगर आपका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, दैट मीन्स उसको हम क्लॉज नहीं कह सकते। एक चीज़ें ध्यान से सुन रहे हैं ना स्टूडेंट, कि मैंने क्या कहा? क्लॉज इज इक्वल्स टू मैंने कहा आपको कि सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस उसमें क्या होना चाहिए? एक वर्ब भी होना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्लॉज होता वो है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो भी ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन क्लॉज होने के लिए उसको चाहिए कि एक वो सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हो सकता है कि उस सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं, सॉरी दो वर्ब हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यस, बिल्कुल हाँ, हो सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कोई कंपाउंड सेंटेंस है, तो उसमें हो सकते हैं कि उसमें हमारे दो सब्जेक्ट मिल जाए, हमको हो सकते हैं हमारे दो वर्ब मिल जाए। लेकिन स्टूडेंट, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। अगर सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन में है दैट मीन्स वो क्लॉज। ठीक है,
अगर उसी सेंटेंस में मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिल गया, तो हाँ यहाँ पे आपका कॉमा, ठीक है। अब ये जो बाकी है ये मान लेते हैं हमारा सेंटेंस है, तो एक ये तो हमारा एक क्लॉज हो गया। अब उसी सेंटेंस के आगे मान लेते हैं कि फिर से हमको एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल जाता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल जाता है, और डैश डैश करके ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे आके एंड हो रहा है। तो यस, इस एक सेंटेंस में हमको 2 क्लॉज मिल गए, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का अगर हमको 2 बार कॉम्बिनेशन मिलता है, दैट मीन्स आपका ये होगा कि एक सेंटेंस में हमको 2 क्लॉज मिल रहे हैं। क्लियर है? अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए, अभी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बहुत ही ईजी है क्लॉज, बस अभी आप लोग याद रखिए क्लॉज का मतलब बस इतना ही याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो आपस में कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, यही है हमारा क्लॉज। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप याद रखिए कि क्लॉज इज़ इक्वल्स टू क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आपको सब्जेक्ट भी क्लियर हो चुका है और वर्ब भी क्लियर हो चुके हैं। ओके, लेट्स फर्दर। सब्जेक्ट इन अ क्लॉज कैन बी हिडन और विजिबल बट द वर्ब शुड बी विजिबल। हो सकता है कि कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हैं वो हिडन हो सकते हैं, मीन्स छुपे हुए हो सकते हैं। अब हिडन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हमको ये लाइन, तो मान लेते हैं कि अगर हम कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम तो इतना सारा बता रही है हमको, अब ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ गया। तो ये भी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, तब जाके आप पहचान पाएंगे ना कि ये क्लॉज एक क्लॉज है इस सेंटेंस में, कि 2 क्लॉज हैं, कि 4 क्लॉज हैं, कि एक भी क्लॉज नहीं है। तो आगे मैं भी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आप इतने ही सुन लीजिए कि मान लेते हैं कि अगर हम कोई कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, and listening a music। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा आपके लिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड लिसनिंग अ म्यूजिक। अब देखिए ही क्या है यहाँ पे, पता चल गया क्या है, यस यही है हमारा सब्जेक्ट, एंड इज और सिंगिंग ये दोनों ही क्या है हमारे वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का अगर हमको कॉम्बिनेशन मिल गया, दैट मीन्स यहाँ तक का हमारा क्या है, एक क्लॉज बन गया। अब सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहे हैं हमको कि हो सकता है कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो हिडन होगा, छुपा हुआ होगा, लेकिन जो वर्ब है वो विजिबल होगा, ठीक है। वर्ब दिखाई देगा लेकिन सब्जेक्ट छुपा हुआ होगा। बोलना ये चाहता है, जैसे कि देखिए आप ही सिंगिंग अ सॉन्ग एंड लिसनिंग अ म्यूजिक, एंड लिसनिंग अ म्यूजिक, वह गाना गा रहा है और गाना सुन भी रहा है। तो कौन गाना गा रहा है, ही गाना गा रहे हैं, और म्यूज़िक सुन रहा है, तो कौन म्यूज़िक सुन रहा है, तो ही म्यूज़िक सुन रहा है। और अगर यहाँ पे एंड का यूज़ नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर एंड का यूज़ नहीं हुआ है, दैट मीन्स ही इज़ लिसनिंग अ म्यूज़िक होता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ही था एंड की वजह से यहाँ पे हिडन था, ये सब्जेक्ट है और दोबारा से ये हमारा वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होके ये भी हमारा एक क्लॉज बन गया। आया स्टूडेंट समझ में कि ये हिडन सब्जेक्ट का मतलब क्या कहला रहा है। अगर हम किसी कंजंक्शन का, एंड का, और का, बट का यूज़ करते हैं तो कई बार सब्जेक्ट जो हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट्स होता है, तो कई बार सब्जेक्ट जो है वो हाइड हो जाते हैं, बट हमारा जो वर्ब होता है वो आपका विजिबल रहता है। आर यू क्लियर विद दैट? नाउ अ क्लॉज कैन बी अ पार्ट ऑफ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि मैं भी बार बार आप लोगों को बोल रही थी कि या तो कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है और कॉम्प्लेक्स। तो हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी पढ़ने वाले हैं, बट अभी समझ लेते हैं कि जो क्लॉज है वो कंपाउंड सेंटेंस में भी हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी क्लॉज हो सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज अ क्लॉज कैन एक्ट एज अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब इसके बोलने का मतलब क्या हो गया भाई, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सबसे पहले तो हम इरेज कर देते हैं, ओके, क्लियर ही कर देते हैं। जैसे कि लास्ट पॉइंट हमको क्या बोल रहा है कि अ क्लॉज कैन बी एक्ट एज अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक क्लॉज जो है
वो सेंटेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है और सेंटेंस के पार्ट की तरह, ठीक है, मतलब एक पूरा वो वाक्य भी हो सकता है और वाक्य का हिस्सा भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग मेरे को ये बताइए, आप लोगों ने तो सेंटेंस के क्लासेस अटेंड किए होंगे, नहीं किए होंगे फिर भी पढ़ा ही होगा। तो सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, क्लॉज भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है, दोनों में ये चीज़ तो सेम हो गया। अब आगे सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि इस ऑर्डर में अरेंज हो जिसका हमको एक कंप्लीट मीनिंग मिलता हो, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखे थे, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके। अगर ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा हुआ है, ही के बाद इज़ फिर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसको हमको कंप्लीट मीनिंग मिल गया। अब रहता ही सॉन्ग सिंगिंग इज़ अ, ये वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं अरेंज है, इसका हमको कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो जो क्लॉज होते हैं या तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो सकते हैं या तो एक सेंटेंस के पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल लिख के बताया था, ही इज ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग एंड लिसनिंग अ म्यूज़िक, यही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। अब फोर्थ पॉइंट एक्चुअल में हमको क्या कह रहा है? या तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, तो लेट अस कंसीडर कि मान लीजिए इसको हम हाईलाइट करते हैं, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। जितना यहाँ पे आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं आप सिर्फ उतने को रीड करिए। ठीक है, कौन सा वर्ड्स है इसमें हाईलाइटेड आपका? ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा अगर फुल स्टॉप होता तो ये अपने आप में कंप्लीट है ना। अगर हम एंड के आगे नहीं पढ़ते हैं, मैं बोलती हूँ कि वह गाना गा रहा है, तो हाँ भाई वो गाना गा रहा है, कंप्लीट है सेंटेंस हमारा। तो अब इस सेंटेंस में देखिए कि आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब है, तो हाँ हमारे पास ही सब्जेक्ट भी है और ये दोनों मिला के हमारे पास वर्ब भी है। दैट मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास ये क्लॉज है। और यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए ये जो क्लॉज है वो कैसा एक्ट कर रहा है? तो ये जो क्लॉज है वो एक सेंटेंस की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग हमको मिल रहा है। क्लियर? अब आगे देखिए, लिसनिंग अ म्यूज़िक, गाना सुन रहे हैं, तो कौन गाना सुन रहे हैं? कंप्लीट लग रहा है क्या? लिसनिंग अ म्यूज़िक, गाना सुन रहे हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन आया ना कि गाना सुन, तो कौन गाना सुन रहा है भाई? आगे तो बताओ कि गाना सुन रहा है, ठीक है, बट कौन गाना सुन रहा है? ये होता है आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिडन आपका क्या है? हिडन आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो इस टाइप के क्लॉज होंगे वो पार्ट ऑफ सेंटेंस कहलाएंगे। अब इसी को ही हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में पढ़ते हैं। ओके ओके ओके, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, अभी हम जो समझ रहे हैं वो समझिए, आगे तो टाइप्स ऑफ क्लॉज पढ़ना ही है। क्लियर? तो आपको बस याद रखना है कि जो क्लॉज होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं। हमको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कह सकते हैं? क्लॉज कह सकते हैं। ओके, फर्दर अब हम देखेंगे आगे, कुछ एग्जाम्पल गिवन है आप लोगों का। चलिए ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि मैम इतने देर से जो डेफिनेशन बता रही है, भाई एग्जाम्पल बता दो हमको, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही इज़ नाइस पर्सन, वह अच्छा इंसान है, ठीक है। ही इज़ नाइस पर्सन। अब स्टूडेंट्स आप इन सेंटेंसेस में देखिए आपको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब हमको ढूंढना है। अगर हमको हमारे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए, दैट मीन्स हम उसको क्या कह सकते हैं? क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है।
तो अब इसमें बताइए ही इज़ नाइस पर्सन में आपको सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है उसको नहीं बताना है भाई, जो सब्जेक्ट है उसी को ही बताना है हमको, ठीक है। तो ही इज़ नाइस पर्सन में सब्जेक्ट कौन सा है, ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्यों है ये भी बताइए मेरे को। ही इज़ नाइस पर्सन में ही तो सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट क्यों है, रीज़न क्या है उसका सब्जेक्ट होने का। तो क्या रीज़न है, अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो आपका सब्जेक्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो डूअर होता है, कुछ काम करने वाला। ही इज़ नाइस पर्सन, इसमें ही क्या है हमारा, ही जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, और इज़ नाइस पर्सन में क्या है आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, दैट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लॉज कह सकते हैं। आर यू क्लियर विद दैट स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स खाती हूँ, जी मैं चॉकलेट्स खाती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए आई जो है अगेन क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, हाँ बिल्कुल है, वर्ब भी है, वी वर्ब। तो ये भी क्या है, अगर हमको सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन मिल गए तो ये भी हमारा क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन वॉज लेट, ठीक है, ट्रेन जो है वो देर था, लेट था वो। तो इसमें द ट्रेन क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और वॉज और लेट ये दोनों का दोनों क्या है हमारा वर्ब है। तो फिर से हमको सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए, दैट मीन्स ये भी क्या हो सकता है हमारा क्लॉज हो सकता है। अब मेरे किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये क्वेश्चन आ रहा है क्या कि क्या सारे सेंटेंसेस में दो वर्ब को मिला के हम एक वर्ब मानेंगे, या इकलौता एक ही वर्ब होगा। आ रहा है ये क्वेश्चंस आपके माइंड पे? तो देखिए, जैसे कि सेकंड और थर्ड एग्जांपल को कंपेयर करके ही हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए आई के जस्ट बाद, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में कितना वर्ब था, एक ही वर्ब था, तो हम तब भी ये क्या कहलाएगा हमारा क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब हमको कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए, अब वो वर्ब एक हो चाहे दो हो, कुछ भी हो, हमको सब्जेक्ट वर्ब को कॉम्बिनेशन मिला, हम उसको क्लॉज कह दिए। और थर्ड एग्जांपल में भी देखिए सब्जेक्ट है, देन उसके बाद एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है और एक हमारा मेन वर्ब है, तो वो वर्ब ही तो है ना भाई। तो हमको अगर सब्जेक्ट और वर्ब का फिर से कॉम्बिनेशन मिल गया, दैट मीन्स इसको भी हम क्या कहेंगे क्लॉज कहेंगे। अब ये मैटर नहीं करता कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो 1 वर्ड का है, 2 वर्ड का है कि 3 वर्ड का है। उसी तरीके से ये भी मैटर नहीं करता कि हमारा जो वर्ब है वो 1 वर्ड का है कि 2 वर्ड का है कि 3 वर्ड का है। हमको बस चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हमको मिल गया, दैट मीन्स हम उसको कह सकते हैं कि हाँ यही हमारा क्या है क्लॉज है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राहुल पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। क्लियर, राहुल ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, दैट मीन्स राहुल क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भाई है ये, एंड पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड क्या है हमारा अगेन वर्ब है। तो फिर से हमको सब्जेक्ट और वर्ब का तो मिल गया कॉम्बिनेशन, तो हम इसको भी कह देंगे कि येस यू आर ऑल्सो क्लॉज, तुम भी क्लॉज हो भाई। चलो नेक्स्ट इज सी डांस्ड, ठीक है, सी डांस्ड वह डांस की थी, देन सी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और डांस्ड अगेन हियर अवर वर्ब, अगेन हमको वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो ये भी क्लॉज है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और हमको ऑब्जेक्ट का कोई मैटर ही नहीं है, हमको क्लॉज होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत किसकी है सब्जेक्ट और वर्ब की। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है नहीं है वो चीज़ें आपको नहीं देखनी है, हमको बस देखनी है कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब है ना, हाँ अगर है तो ठीक है तुम क्लॉज हो, ऑब्जेक्ट है या नहीं है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दे ओपन द डोर, हियर सब्जेक्ट इज दे, ये सब्जेक्ट है हमारा, एंड इसमें आपका वर्ब क्या है ओपन, ये हमारा वर्ब है, तो इसको भी हम क्या कह लेंगे, इसको भी हम कह देंगे कि भाई तुम भी क्लॉज ही हो, ठीक है। द डॉग बाग्ड, द डॉग बाग्ड, इसमें भी द डॉग क्या है आपका सब्जेक्ट है, और वो भौंका ये क्या है आपका, उसका भौंकना आपका वर्ब है, तो ये भी हमारा क्लॉज ही कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ही ड्रैंक कॉफ़ी, इसमें भी देखिए ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, ड्रैंक क्या है आपका वर्ब है, तो इन दोनों को मिला के ये भी हमारा क्लॉज है। नेक्स्ट, चारू रन्स इन अ रेस, ठीक है, चारू रेस में दौड़ती है, चारू क्या है इसमें सब्जेक्ट है,
और उसका दौड़ना क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्लॉज होगा। तो देखा स्टूडेंट्स की क्लॉज, यार क्लॉज, सेंटेंस, फ्रेज, इतने कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं है, पता चल गया ना। क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब याद रखें, हम जोड़ दिए, क्लॉज बन गया हमारा। क्लियर? ओके, आई होप कि अब आपको क्लॉज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगता होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या गिवन है हमको, डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज, फ्रेज एंड अ सेंटेंस। ओके, क्लॉज तो मेरे स्टूडेंट्स को पता चल गया, अच्छे से पता चल गया, नहीं भूलेंगे सब्जेक्ट और वर्ब ना, ठीक है। क्लॉज हम क्लियर हो गए कि सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो वो क्लॉज। चलिए, क्लॉज आप लोगों को समझ में आ गया। अब बच गया हमारा फ्रेज। इट्स नॉट फार्स, इट्स अवर फ्रेज भाई। ओके, फ्रेज और सेंटेंस क्या होते हैं अब इसमें, तो सेंटेंसेस भी आप लोगों को पता, मैं अभी भी बता चुकी हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब क्या बच गया हमारे पास, फ्रेज बच गया। अब फ्रेज क्या है भाई, फ्रेज क्या है, कुछ नहीं है, फ्रेज भी बहुत ईजी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो इस तरीके से जमे हुए हों जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हमको मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्या लिखें हम, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी, मैं कहानी लिख रही हूँ। कंप्लीट मीनिंग मिल गया ना हमको, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं कहानी लिख रही हूँ। लेकिन अगर मैं लिखती कि आई राइटिंग एम स्टोरी, तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वाला ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेकंड वाला भी ग्रुप ऑफ वर्ड तो है। फर्स्ट वाला पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हुआ है और ये सेकंड वाला कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इधर, कभी उधर, कहीं भी अरेंज है। तो फर्स्ट सेंटेंस में तो हमको कंप्लीट मीनिंग मिल गया कि मैं एक कहानी लिख रही हूँ। लेकिन सेकंड सेंटेंस का आपको मीनिंग मिला, आई आर राइटिंग एम स्टोरी, नो, कोई मीनिंग नहीं मिला। दैट मीन्स ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर? सेंटेंस समझ में आया? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जिसका हमको एक कंप्लीट मीनिंग मिले, तब जाके वो एक सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो अब आपको सेंटेंस में भी कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अब अ सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आप सोच रहे होंगे मैम अब तक तो ठीक था, क्लॉज भी चलो समझ गए हम, सब्जेक्ट और वर्ब, मैम सेंटेंस भी हम समझ गए, अब ये इंडिपेंडेंट नाम का प्राणी यहाँ पे कहाँ से आ गया? तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट। हम भी तो इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं भाई, क्लॉज को भी इंडिपेंडेंट रहने देते हैं, लेकिन क्लॉज बेचारा कभी कभी डिपेंडेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज जो को बोलते हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरे सेंटेंस पे निर्भर ना हो, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा फिर से कंफ्यूजन कि अब ये कहाँ से आ गया, तो सुनिए, एक एग्जाम्पल लिखती हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज द मैन, दिस इज़ द मैन हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिखा कि दिस इज़ द मैन, यह एक आदमी है। मैं बोल रही हूँ कि दिस इज़ द मैन, मेरे सामने में कुछ नहीं, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं हम कि दिस इज़ द मैन, यह एक आदमी है, ठीक है। अब अगर ये सिर्फ इतना ही सेंटेंस होता तो ये कंप्लीट सेंटेंस है ना कि हाँ दिस इज़ द मैन, यह एक आदमी है, कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन आगे वाले सेंटेंस को देखिए। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है, इतना नहीं है हमारे पास, और हम क्या पढ़ रहे हैं, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, जो कि दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। तो कौन खटखटा रहा है भाई?
हमको नहीं पता ना। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को आके कि जो कि दरवाजे पे खटखटा रहे, तो आप सोचेंगे यार मैम हम लोग को क्या बोल रही है, कौन खटखटा रहा है दरवाजे पे, क्या हो गया। तो समझ में आया। अगर ये अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है तो ये ही है हमारा इंडिपेंडेंट और हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, जो कि दरवाजे पे खटखटा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, हमसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हमको बता रहा है कि जो कि दरवाजे पे खटखटा रहा है। तो हमको किसके ऊपर डिपेंड है, ये इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है ना। जब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये एक आदमी है जो कि दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। आया स्टूडेंट समझ में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, वो दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है हमको, आई कैन डांस इन द कॉम्पिटिशन, मैं कॉम्पिटिशन में डांस कर सकती हूँ। ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते थे। राहुल विजिटेड लंदन, राहुल ने लंदन विजिट किया था। एंड दे विल थिंक अबाउट द मैटर, वो मैटर के बारे में सोच रहे होंगे। सुनीता ईट्स जंक फूड, सुनीता जंक फूड खाती है। शी कैन ड्रिंक वार्म मिल्क, वो गर्म दूध पी सकती है। ही इज़ स्माइलिंग, वह हंस रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे ये हमारे सेंटेंस के एग्जाम्पल थे जो कि अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट हैं। ठीक है, किसी और के ऊपर वो निर्भर नहीं है, दैट मीन्स वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस की या फिर किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं हमारा क्लॉज कंप्लीट हो गया, हमारा फ्रेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, हमारा सेंटेंस, सॉरी हमारा फ्रेज कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा क्लॉज और सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बच गया हमारा फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लियर? ग्रुप ऑफ वर्ड तो तीनों होते हैं, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, क्लॉज को क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए होता है, और फ्रेज जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन उसको सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब वो कैसे नहीं होती है उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल। ठीक है, जो फ्रेज होता है उसका खुद का पूरा मीनिंग नहीं होता है। ऑब्वियस ही बात है, खुद का पूरा मीनिंग कैसे होगा जब ना उसके पास सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका खुद का पूरा मीनिंग तो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल देखें, बर्ड्स। अब इसको हमको समझना है, इसको मान लेते हैं कि ये है हमारा ब्लैंक स्पेस है ना, इसको हमने ब्लैंक स्पेस में फिल किया है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये एक्चुअल में आपको ब्लैंक, ठीक है, खाली गिवन होगा। और इसमें आपको फ्रेज के लिए क्या गिवन होगा, तो जो देखिए जो मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ से बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि नीड वाटर, ब्लैंक नीड वाटर, तो ये हमारा फ्रेज कहलाएगा, नीड वाटर। ना तो इसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है ना ही कुछ नहीं है। ठीक है, अब वर्ब हो सकता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो नहीं है ना। अब हम अगर इस ब्लैंक में हमारे पास, अगर मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि ये इस तरीके से होता है, फ्रेज ब्लैंक है हमारे पास और हमको इस तरीके से गिवन है नीड वाटर, तो इसमें अगर आप नीड वाटर में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम इस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कहेंगे, इस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं हम लोग फ्रेज कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ भी लिख लीजिए, ही नीड वाटर लिख लीजिए, शी नीड्स वाटर लिख लीजिए। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, नीड था तो बर्ड्स लिख दिया, बर्ड्स नीड्स वाटर। अब बर्ड्स कौन सा वर्ड है आपका, नाउन वर्ड है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप उस क्लासेस में जा करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स क्या है यहाँ पे, नाउन वर्ड है। तो
इस फ्रेज को हम लोग क्या बोल देंगे, जो कि हमने नाउन लिखा है उसमें, इसलिए हम इसको बोल देंगे नाउन फ्रेज। ओके, सिमिलरली उसी तरीके से मैं बोलना चाह रही थी कि ये आई है, देन हमको गिवन है ब्लैंक, फिर उसके बाद हमको गिवन है इन द पार्टी। अब देखिए आई ब्लैंक दे दिया है इन द पार्टी। अब इसको हम फिर से क्या बोलेंगे, ना तो हमारे पास सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, हमारे पास इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर नहीं है तो दोबारा से इसको हम क्या बोल देंगे कि हाँ ये हमारा फ्रेज है। क्लियर। अब इसमें जैसे कि मैंने लिखा ही विल बी डांसिंग, ठीक है, हमने लिख दिया ही विल बी डांसिंग इन द पार्टी, वह पार्टी आई विल बी डांसिंग इन द पार्टी, मैं पार्टी में डांस करूँगी। ठीक है, मीन्स डांसिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ होने का काम, और जहाँ पे एक्शन आ गया दैट मीन्स वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है, तो इसलिए हम इसको कह देंगे वर्ब फ्रेज। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया एक्चुअल में क्लॉज क्या होते हैं आपके। क्लॉज होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, और सेंटेंस क्या होते हैं आपके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a particular order to make a sense, to make a complete sense। अब यहाँ पे हमारे पास तो स्पेस नहीं है, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ऊपर लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। अब आपको न क्लॉज में कन्फ्यूज़न होना है, न फ्रेज में कन्फ्यूज़ होना है, और ना ही सेंटेंस में। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। सो आगे देखते हैं अब हम। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लॉज, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लॉज में क्या क्या आएंगे आपके, 2 टाइप्स के क्लॉज होते हैं मेनली, जो हैं वो आपके होते हैं 2 टाइप्स के क्लॉज। फर्स्ट जो होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और सेकेंडली होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। मैंने आपको बताया भी कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो अपने आप में कंप्लीट हो। डिपेंडेंट क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, मीन दूसरे के ऊपर निर्भर हो। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही क्या बोला जाता है, मेन क्लॉज बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि टाइप्स जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं क्लॉज। फर्स्ट होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि ये कंप्लीट होता है अपने आप में, इसलिए इसको हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, इसलिए कहते हैं हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज तो अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो इसमें इसका पार्ट्स नहीं होता, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, इसलिए इसके टाइप्स होते हैं। होता है आपका फर्स्ट होता है आपका नाउन क्लॉज, सेकंड होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड होता है आपका एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर यहाँ पे क्लॉज दिख गया, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड अ मेन क्लॉज, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट ऑल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज, एंड द dependent clause are of also 3 types. First one is noun clause, second one is adjective clause, and the third one is our adverb clause. Okay, then सबसे पहले principal clause, principal clause को हम समझते हैं। Principal clause is also known as independent clause। Principal clause को या फिर इसी को हम और क्या कहते हैं, main clause भी कहते हैं, या तो हम प्रिंसिपल क्लॉज कहें या फिर कहें हमारा मेन क्लॉज। तो यही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है, यही हमारा मेन क्लॉज भी होता है, या तो हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी, तीनों के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तब जाके उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, ठीक है।
इट कैन मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, और जो अपने आप में पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। जैसे कि हम कहते हैं, अभी मैंने आपको सेम एग्जांपल देके बताया था, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। ये जो सेंटेंस है या फिर इसमें सबसे पहले तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो कॉम्बिनेशन है भाई ये हमारा वर्ब का कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल गया हमको, दैट मीन्स ये हमारा क्लॉज होगा। अब देखिए कि क्या ये क्लॉज किसी और के ऊपर डिपेंड है। अगर हम कहते हैं ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है, अपने आप में कंप्लीट है कि हाँ भाई वो गाना गा रहे हैं, कंप्लीट है, तो ये क्या कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, या तो हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जाने, मेन क्लॉज के नाम से जाने, या फिर इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जाने, एक ही बात है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट बी यूज्ड अ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव बिकॉज दे आर कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अब एक चीज़, यही चीज़ आपको याद रखनी है, इसको मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करती हूँ, इसको याद रखिएगा आप लोग को। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको ना तो नाउन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है और ना ही एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने कट नहीं किया है ना, ये मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप लोग कट मत समझिएगा। ना ही नाउन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है और ना ही एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। और क्यों नहीं पड़ती है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो तो अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट ही है, तो उसको नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। जैसे कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज का क्या क्या पॉइंट याद रखना है आप लोग को, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नॉट डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद एग्जाम्पल समझिए। सी राइट्स लेटर्स, ठीक है, सी राइट्स लेटर्स, वह लेटर लिखती है। देन इसमें शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है और अपने आप में ये कंप्लीट है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ड्रैंक, ठीक है, कि यह ड्रैंक किया हुआ है। इट क्या है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे वर्ब है। फिर से सब्जेक्ट और वर्ब आया, क्लॉज, और किसी और के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल टेक एक्शन, मैं एक्शन लूँगी। आई क्या है, यहाँ पे आपका फिर से सब्जेक्ट है, विल जो आपका वर्ब है, और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि मैं एक्शन लूँगी। ठीक है, तो ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। चारू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, चारू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये भी हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। चारू यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे वर्ब है। ओके, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये भी क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। दे आपका सब्जेक्ट है, आर आपका वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट, सी स्टेज एट होम, वह घर पे रुकी है। शी क्या आपका सब्जेक्ट है, स्टे आपका वर्ब है और ये कंप्लीट है, इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है, दे वेंट टू द मार्केट, वे मार्केट गए थे। दे आपका सब्जेक्ट है, वेंट आपका वर्ब है और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, और अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग है, मीनिंगफुल है, इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा कुछ क्या है, सेंटेंसेस गिवन है हमको, जिसमें हमको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हमको दे रहे हैं। दैट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर इसी को हम और क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को और क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, और इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियस ही बात है, आपको नाम से पता चल रहा है, डिपेंडेंट, निर्भर, किसी और के ऊपर अगर वो निर्भर है तब जाके तो वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो अपने मीनिंग को कंप्लीट कर पाता है। अ डिपेंडेंट क्लॉज कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल बाय इटसेल्फ। डिपेंडेंट क्लॉज को भी सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो अपना मीनिंग खुद से नहीं पूरा कर पाता है। अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है।
डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। डिपेंडेंट क्लॉज को नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज को इन तीनों के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको याद रखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स क्या समझ रहे हैं हम? डिपेंड है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड है, तब जाके उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट होगा। इफ़ यू आर फ्री, अगर तुम फ्री हो। मैं अगर आप लोगों को बोली कि स्टूडेंट अगर आप लोग फ्री हैं, तो आप लोग सोचेंगे ना कि मैम अब हमको आगे क्या बोलना चाहती है। ठीक है, अगर हम फ्री हैं, अगर हम फ्री हैं तो क्या हमको पढ़ना है, लिखना है, सोना है, क्या करना है? समझ में आ रहा है ना कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वो किसी और के ऊपर डिपेंड है, उसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इफ़ यू आर फ्री, अगर तुम फ्री हो, तो हाँ भाई मैं फ्री हूँ, लेकिन आगे क्या? तो यही होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट तो होता है, एक वर्ब भी होगा, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, वो किसी और इंडिपेंडेंट क्लॉज की उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो जाके अपना मीनिंग कंप्लीट कर सके। ठीक है, अगर मैं बोली इफ़ यू आर फ्री देन प्लीज़ मेक अ टी फॉर मी, अगर तुम फ्री हो तो प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है, तब जाके एक कंप्लीट हुआ ना, मीनिंग कंप्लीट मिला हमको। ठीक है, तो यही होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, बिकॉज दे आर फ्री, क्योंकि वे लोग फ्री हैं। तो अब मैं बोलूँगी अचानक से कि क्योंकि वे लोग फ्री हैं, तो उन लोग फ्री हैं तो क्या? उन लोग ये काम कर सकते हैं क्योंकि वे लोग फ्री हैं। अब ये कंप्लीट लग रहा है ना कि उन लोग ये काम कर सकते हैं क्योंकि वो तो फ्री हैं। तो ये फिर से हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपका वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट और वर्ब होगा भाई, सब्जेक्ट और वर्ब होगा तब जाके तो क्लॉज कहलाएगा, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ऑल दो आई वॉज स्कैर्ड, हालांकि मैं डरी हुई हूँ। ठीक, आई वॉज, हालांकि मैं डरी हुई थी, तो क्या? हमको नहीं पता ना, मैं डरी हुई थी, तो क्या उसके आगे क्या? ये भी फिर से डिपेंडेंट है। हालांकि मैं डरी हुई थी फिर भी मैंने मुसीबत का सामना किया। अब कंप्लीट लग रहा है ना? तो ये भी क्या है हमारा? डिपेंडेंट क्लॉज है, सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है, क्लॉज तो है बट डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आफ्टर दे ईट डिनर, आफ्टर दे ईट डिनर, उनके खाना खाने के बाद, उनके खाना खाने के बाद क्या हम क्या करेंगे? फिर से ये डिपेंडेंट क्लॉज है, दे आपका सब्जेक्ट है, ईट आपका वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेदर सी थिंक्स अबाउट इट। ठीक है, जबकि वो इसके बारे में सोचती है, तो क्या उसके बारे में सोचती है तो क्या हो गया? हमको नहीं पता, हमको कुछ भी नहीं पता भाई, ये डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, सब्जेक्ट और वर्ब, हमको बस ये पता है। ठीक है, वेरेवर दे गो, जहाँ कहीं भी वे जाए, तो उसके आगे क्या? जहाँ कहीं भी वे जाए, दैट मीन्स फिर से ये डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हु आर द आइसक्रीम, ये आइसक्रीम कौन है? हु आर द आइसक्रीम, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, जो कि आइसक्रीम है, हु आर द आइसक्रीम, जो कि आइसक्रीम। अब हो सकता है इसके पहले या इसके बाद में कुछ लिखा हो, कि हो सकता है स्कूल में कुछ फैंसी डिश कंपटीशन हो रहा हो, कोई बच्चा आइसक्रीम बना हो, कुछ भी हो सकता है भाई, इससे तो हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हु आर द आइसक्रीम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, हमको बस सब्जेक्ट पता है और वर्ब पता है, और अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है मीन्स इसको हम बोल देंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके सामने में हमारे लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज लेके आइए आप। ठीक है, अनलेस सी ग्रेजुएट, जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती, तो क्या? जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती तो क्या हुआ? हमको नहीं पता फिर से, तो ये भी आपका सब्जेक्ट होगा और ये भी आपका वर्ब होगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब तो मिलेगा आपको, लेकिन वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे किसी सेंटेंस, दूसरे किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होगा, तो अब जाके हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। समझ में आया ना स्टूडेंट्स आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, सिंपल सेंटेंस। अच्छा, मैं आप लोगों को बताने वाली थी ना सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तब उसको भी हम इसके क्लास में कवर कर लेते हैं। आगे फिर हम लोग क्लॉज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे फर्दर क्लासेस में। अ सिंपल सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, एंड आई होप सो कि अब इसमें आपको कोई भी डाउट और कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
तो सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एंड अ सिंपल सेंटेंस हैज़ नो डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, मतलब एक ही सेंटेंस होगा, एक जगह से चालू होगा, फुल स्टॉप में आके ख़त्म। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखिए, सी राइट्स लेटर्स, इट इज़ डार्क, आई विल टेक एक्शन, चारू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सी स्टेज एट होम, दे वेंट टू द मार्केट। अब देखिए ये जो सेंटेंसेस अभी मैंने रीड किए एग्जाम्पल पे, वो स्टार्ट हो रहे हैं कैपिटल लेटर से, फुल स्टॉप में आके ख़त्म हो जा रहे हैं, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। जैसे कि सी राइट्स लेटर, वह लेटर लिखती है, कंप्लीट है, मीनिंग कंप्लीट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, पूरा कंप्लीट है। ये क्या आपका सिंपल सेंटेंस की एक जगह से चालू हुआ, फुल स्टॉप में आके ख़त्म, सिंपल सेंटेंस। ये हमारे सिंपल सेंटेंस का कहलाएंगे जो सच में सिंपल होगा। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स, और नाम से पता चल रहा है भाई कॉम्प्लेक्स ही होगा ये तो। A complex sentence is a sentence that contains one independent and at least one dependent clause. Okay, complex sentence वो sentence होते हैं जिसमें आपको एक independent clause भी चाहिए और एक dependent clause भी चाहिए, तब जाके वो complex sentence कहलाएगा आपको, ठीक है। This means that the clause are in complex sentence are not equal. अब this means that the clause are in complex sentence are not equal. हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो क्लॉज हैं वो इक्वल नहीं होंगे। अब कैसे इक्वल नहीं होंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एग्जाम्पल देखिए, ऑल दो ही वॉज पुअर ही वॉज रिस्पेक्टेड, ठीक है। ऑल दो ही वॉज पुअर, जबकि वो पुअर है, गरीब है, फिर भी उसको ही वॉज रिस्पेक्टेड, उसको सम्मान किया जाता था, ठीक है। ही वॉज ना, उसको सम्मान दिया जाता था। तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट, ऑल दो ही वॉज पुअर ही वॉज रिस्पेक्टेड। अगर मैं जस्ट अ मिनट, अगर मैं इस सेंटेंस को आपको अकेले कहती हूँ ना, मतलब मान लेते हैं मैंने आपको कहा ही वॉज रिस्पेक्टेड, पर्टिकुलर यहाँ पे कोई पर्सन है, मैंने कह दिया ही वॉज रिस्पेक्टेड, मतलब इसको बहुत सम्मान दिया जाता था। ही वॉज रिस्पेक्टेड कंप्लीट है, ये मीनिंग है ना, किसको सम्मान दिया जाता था। मैम ने कहा कि इस इंसान को सम्मान दिया जाता था। हाँ भाई, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, पूरी की पूरी तरीके से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इतने को हम क्या कह देंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज हम मान लेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को। अब डिपेंडेंट को हम रेड से समझते हैं। ऑल दो ही वॉज पुअर, अब मैं आके आप लोगों को कहती हूँ कि हालांकि ये गरीब है, तो उसके आगे क्या आप लोग बोलेंगे ना मैम कि हाँ ठीक है ये गरीब है, लेकिन उसके आगे क्या, मैं तो बोल रही हूँ ना आप लोगों की कि हालांकि ये गरीब है, देन फिर क्या उसका नहीं पता ना हमको, दैट मीन्स ये क्या है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। आया स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस समझ में। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब बोल सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है, तब जाकर के वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। आर यू क्लियर विद दैट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी रिटर्न द फोन आफ्टर सी नोटिस्ड इट वाज डैमेज। अब इसमें देखिए, सी रिटर्न द फोन, उसने फ़ोन रिटर्न कर दिया था। सी रिटर्न द फोन आफ्टर सी नोटिस्ड इट वाज डैमेज। आफ्टर सी नोटिस्ड इट वॉज डैमेज्ड, दैट मीन्स क्या हो रहा है आपका, जब उसने नोटिस किया कि वो ख़राब है, तो उसके बाद क्या, उसने नोटिस तो कर लिया ना कि वो ख़राब है, तो उसके बाद क्या हमको नहीं पता भाई। तो इतना जो पार्ट है वो आपका डिपेंडेंट है। सी रिटर्न द फोन, मैंने कहा आपको कि उसने फ़ोन वापस कर दिया था, ठीक है, उसने फ़ोन वापस कर दिया था, तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके क्या आगे का क्या आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट मीन्स ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, एज सी वॉज पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग सी स्कोर्ड गुड मार्क्स। जो कि वो पैशनेट और हार्ड वर्किंग है। मैं आती हूँ बोलती हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट ना, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, बता रही हूँ अपने पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के बारे में बोलती हूँ कि जो कि वो पैशनेट है और हार्ड वर्किंग है। तो आप लोग सोचेंगे ना कि हाँ मैम उसके बाद आपकी स्टूडेंट आगे क्या है। हम लोगों को तो पता चल गया कि आपकी स्टूडेंट पैशनेट भी और हार्ड वर्किंग भी, लेकिन उसके आगे क्या नहीं पता ना हमको। दैट्स वाई ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट। इसको हम रेड से करते हैं, इसकी वजह से हम इसको कहेंगे
डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हम रेड में कर रहे हैं ना मार्किंग, यस, जो कि वो पैशनेट है और हार्ड वर्किंग है। भाई वो डिपेंडेंट है ये सेंटेंस किसी और के ऊपर। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को अकेले कहूँ तो सी स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने गुड मार्क्स स्कोर किया, उसको गुड मार्क मिला। हाँ, कंप्लीट है ये सेंटेंस अपने आप में कि हाँ उसको गुड मार्क मिला, कंप्लीट, हमको समझ में आ गया कि हाँ इसको गुड मार्क मिला है। तो ये फिर से क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर? नेक्स्ट, द सेमिनार वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड। सेमिनार जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैं बोलूँगी जैसे मुझे उम्मीद थी, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, तो मुझे क्या उम्मीद थी भाई, आगे तो मैंने बताया ही नहीं, तो ये फिर से क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज में आएगा। एंड द लास्ट वन इज व्हेन शी वाज अ किड शी बिलीव्ड इन द फैंटेसी स्टोरी। अब इतने में देखिए आप, डिपेंडेंट रेड, व्हेन शी वाज अ किड, जब वो बच्चा, व्हेन शी वाज किड, जब वो छोटी थी या फिर जब वो बच्ची थी, तो उसके आगे तो हमको नहीं पता, जब वो बच्ची थी तो क्या करती थी वो जाने, डिपेंडेंट है फिर से। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को अकेले यूज़ करते हैं, सी बिलीव्ड इन द फैंटेसी स्टोरी, अगर हम कहें कि वो यकीन करती है कि जो दीन है, दीन क्या है कि स्टोरी का नाम है ना, अगर वो कहे कि दीन जो है वो बहुत ही फैंटेस्टिक स्टोरी है, तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि उसको लगता है कि दीन एक बहुत ही फैंटेस्टिक स्टोरी है, दैट मीन्स वो कंप्लीट है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया कि हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो सच में सिंपल होगा भाई, उसका कोई रूल नहीं है, सिंपल होगा। कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। एंड द लास्ट कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड टुगेदर। अब कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है जो दोनों आपस में ज्वाइन होंगे, जुड़े होंगे। कैसे होंगे? एग्जाम्पल, सी डिड नॉट लाई टू हर मदर, वो अपनी मदर से झूठ नहीं बोलती थी, वो अपनी मदर से झूठ नहीं बोलती थी, बिकॉज इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि ये गलत काम है करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है। अगर मैं कहूँ आपको अकेले, सी डिड नॉट लाई टू हर मदर, मैं अगर आप लोग को बोल रही हूँ कि ये अपनी मदर से झूठ नहीं बोलती थी, अपने आप में कंप्लीट है कि ये अपनी मदर से झूठ नहीं बोलती थी। अब मैं इसी को ही कह दूँ कि इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू, ये गलत काम है करने के लिए, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। तो देख सकते हैं हमको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल गया। उसी तरीके से आई रियली नीड टू अटेंड द सेमिनार, मुझे सेमिनार सचमुच अटेंड करने की ज़रूरत है, कंप्लीट सेंटेंस। आई एम नॉट वेल, अगर मैं कहूँ कि मैं वेल नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं, आई एम नॉट वेल, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, दे वर बिजी, वे लोग बिजी थे, लोग व्यस्त थे, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। सो आई वेंट टू द अलोन, इसलिए मैं अकेले रही। ठीक है, इसलिए मैं अकेले रहती थी, आई वेंट टू द अलोन, ये भी कंप्लीट है, मैं अकेले रहती थी। एंड डॉग्स आर गुड पेट्स, डॉग्स जो हैं वो अच्छे पेट्स होते हैं, अच्छे एनिमल्स होते हैं, ये भी कंप्लीट है अपने आप में। फॉर दे आर क्यूट एंड लॉयल, दे आर क्यूट एंड लॉयल, मैं अगर कहूँ कि दे आर क्यूट एंड लॉयल, ये क्यूट है और लॉयल, ये भी अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ही डिडंट वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता। येट ही वेंट एनीवे, वो कहीं भी चले जाएगा, ही वेंट एनीवे, वो कहीं भी चले जाएगा, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जिसको कंजंक्शन का यूज़ करके आपस में जोड़ा जाता है। अब कंजंक्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्लासेस में ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके आप उसको देख सकते हैं, आपको कंजंक्शन भी क्लियर हो जाएगा। कंजंक्शन एक्चुअल में एक लिंकिंग वर्ड होता है जो दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, सिंपल सेंटेंस जो सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, और कंपाउंड में आपका दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप,
ये जो गिवन है क्लॉजेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। इसको हम आगे फर्दर क्लासेस में समझेंगे। क्लॉज जो है आपका नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, जो भी क्लॉजेज हैं इसको हम फर्दर आगे की क्लासेस में समझेंगे। सो आज के क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया स्टूडेंट्स, एक बार प्रिंट आउट करिए। क्लॉज का डेफिनेशन समझाया। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया क्लॉज। क्लॉज मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? मेन क्लॉज, या फिर उसी को हम और क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर उसी को और हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड टाइप क्या होता है आपका? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम और क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट तो अपने आप में कंप्लीट है भाई, तो डिपेंडेंट क्लॉज का क्या? डिपेंडेंट क्लॉज के अपने 3 फॉर्म हो जाएंगे, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, जो भी हम कह लें उसको हम फर्दर क्लासेस में समझेंगे। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों ही क्लॉज में हमको सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस या फिर कंप्लीट मीनिंगफुल होता है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ्रेज क्या होता है। तो क्या होता है सेंटेंस को पहले हम समझते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक निश्चित क्रम, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा होना चाहिए और उसका हमको कंप्लीट मीनिंग मिलना चाहिए, तब जाके वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब सेकेंडली हमने देखा क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। थर्ड हमने देखा कि फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जो सच में सिंपल ही होते हैं, जो एक जगह से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पे आके ख़त्म हो जाते हैं, ये सिंपल सेंटेंस। सेकंड हम क्या देखें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और थर्ड हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जिसके पास 2 का 2 और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तब जाके वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। आर यू क्लियर विद दैट स्टूडेंट्स? सो इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम फर्दर क्लासेस में समझेंगे क्लॉज के टाइप्स और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट हम और डिटेल से समझेंगे, और डिपेंडेंट क्लॉज के जो 3 फॉर्म्स है वो भी हम अच्छे तरह से कवर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।